नमस्कार दोस्तों, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? अगर एलियंस सही में एग्जिस्ट करते हैं तो ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि शायद एलियंस के मन में भी ऐसे ही सवाल उठते होंगे कि कहीं इस यूनिवर्स में वो अकेले तो नहीं। हमारे यूनिवर्स में दो इंटेलिजेंट स्पीशीज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि हम किसी तरह एलियंस को एक संदेश भेज सकें। ये साल 1977 की बात है कि नासा ने अपना वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और उसका मिशन क्लियरली डिफाइन किया। हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की खोज को बाहरी प्लैनेट्स के आसपास से लेकर सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमाओं तक और शायद उससे भी आगे तक बढ़ाना। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक इंटरस्टेलर मिशन था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम्स हैं। इन सोलर सिस्टम्स के बीच में जो जगह है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। आज के दिन तक नासा ने सिर्फ 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम है पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स। और इन 5 में से सिर्फ 2 ही एक्चुअली में इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम को छोड़कर जाने में बहुत लंबा समय लगता है। और ये 2 जो छोड़कर जा पाए हैं, ये 2 बड़े खास हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन्होंने सोलर सिस्टम की एक ऐसी सैर लगाई कि हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की एक कमाल की फोटोज मिल पाई। आज के दिन तक वॉयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपट्यून के पास गया है। और वॉयेजर 1 का सफर तो इतना लंबा रहा है कि ऑफिशियली धरती से सबसे दूर पहुंचने वाला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। एज ऑफ अक्टूबर 2024 ये 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर है धरती से। लेकिन इन दोनों वॉयेजर्स की सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि इनमें मौजूद है एलियंस के लिए ढेर सारे मैसेजेस, जिनको साथ लिए ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये मैसेजेस जो इस उम्मीद से भेजे गए कि शायद हमारी कभी मुलाकात एलियंस से हो और इन संदेशों के जरिए हम उन्हें अपने बारे में कुछ बता सकें। We step out of our solar system into the universe. आखिर क्या छिपा है इन पिटारों में? क्या है वो संदेश इंसानों की तरफ से जो नासा एलियंस को बताना चाहती है? आइए जानते हैं वॉयेजर मिशंस की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। ये साल 1965 की बात है दोस्तों कि नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक बड़ी ही अनोखी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे लेट 1970s के समय में। एक ऐसी अनोखी अरेंजमेंट जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो इन चारों प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर इन चारों प्लैनेट्स के पास से गुजर जाए, बहुत कम फ्यूल और समय इस्तेमाल करते हुए। इस प्रिंसिपल को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। किसी प्लैनेट या स्पेस में मौजूद किसी और ऑब्जेक्ट के मास का इस्तेमाल करना अपनी स्पीड और ट्रेजेक्टरी बदलने के लिए। इसी के आधार पर नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस के प्लान्स बनाए और यही कारण कि साल 1977 का ईयर चुना गया इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए। मिशन के अनुसार वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न के पास से फ्लाई बाय करना था, खासकर सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए। दूसरी तरफ वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून के पास से गुजरना था। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के डिजाइन की बात करें तो एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। दोनों ही 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा पावर्ड थे। इनमें कोई सोलर पैनल्स नहीं लगे थे क्योंकि मार्स जुपिटर को पार करते ही सोलर एनर्जी काफी हद तक यूजलेस हो जाती है। उतनी दूर पहुंचकर सूरज की किरणों में इतनी एनर्जी ही नहीं रह जाती कि उससे कुछ सोलर एनर्जी निकाली जा सके। और इनका मिशन तो सोलर सिस्टम को पार करना था। इसलिए ये जो डिवाइसेस हैं ये प्लूटोनियम एलिमेंट के रेडियो एक्टिव डीके से पावर्ड है। प्लूटोनियम जब डीके होता है तो हीट निकलती है, उस हीट को बिजली में कन्वर्ट करा जा सकता है। यहीं से ही ये नाम आता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके अलावा दोनों स्पेस प्रोब्स में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसमें था एक 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम तस्वीरें खींचने के लिए, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो हाइड्रोजन की एबंडेंस को मेजर करता, दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर जो अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी को मेजर करता, एक मैग्नेटोमीटर जो प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को मापता, एक हाई गेन एंटीना कम्युनिकेट करने के लिए धरती के साथ, और बाकी कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स रेडिएशन के अलग अलग लेवल्स को मापने के लिए।
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वॉयेजर 2 का लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले किया जाता है। 20 अगस्त 1977 में वॉयेजर 2 लॉन्च होता है Mission, and we have liftoff. और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 का लॉन्च होता है नासा केनेडी स्पेस सेंटर से। जो रास्ता वॉयेजर 1 ने लिया वो ज्यादा छोटा और तेज था वॉयेजर 2 के कंपैरिजन में। तो जुपिटर के पास सबसे पहले वॉयेजर 1 ही पहुंचता है और मार्च 1979 में ये जबरदस्त टाइम लैप्स इसके द्वारा लिया जाता है। ये 66 अलग अलग फोटोज से द्वारा बनाया गया एक टाइम लैप्स है। हर एक तस्वीर जुपिटर के एक रोटेशन पीरियड के बाद ली हुई है। लगभग 10 घंटे का समय लगता है जुपिटर को रोटेट करने में। ये पहली बार था कि जुपिटर और जुपिटर के मून्स की इतनी क्लियर कट फोटोज हमें देखने को मिल पाई और यहीं पर डिस्कवरी हुई जुपिटर के रिंग्स की। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सैटर्न प्लैनेट के अराउंड रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन रिंग्स जुपिटर के अराउंड भी, हालांकि वो इतने क्लियरली दिखते नहीं है जब तक पास से ना देखें। ये जो जुपिटर प्लैनेट है, इसके मून्स और इसके रिंग्स, इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में मिलाकर जोवियन सिस्टम कहा जाता है। ये जोवियन शब्द रोमन गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर से आता है, जोव जिसका नाम है, और जोव का ही दूसरा नाम जुपिटर भी है, जहां से इस प्लेनेट का नाम भी पड़ा। अब बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जुपिटर जैसे ही 3 और प्लैनेट्स मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इन सभी प्लैनेट्स पर रिंग मौजूद है, बहुत सारे मून्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे गैस जाइंट्स भी हैं ये चारों। यही कारण कि इन चारों प्लैनेट्स को मिलाकर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। इसी जोवियन सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के दौरान वॉयेजर 1 ने जुपिटर के आईओ मून की ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी की भी खोज करी। ये भी पहली बार था जब इंसानों ने किसी और प्लैनेट पर एक्टिव वोल्केनोस को देखा। वॉयेजर 1 के जुपिटर पहुंचने से पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास 13 अलग अलग मून्स मौजूद हैं, लेकिन इसके आने के बाद पता चला कि 2 और चांद मौजूद हैं। कुछ महीने बाद 9 जुलाई 1979 को वॉयेजर 2 जुपिटर के पास पहुंचा और ये और भी ज्यादा करीब था जुपिटर के। इसके पास आने से एक और नया चांद हमें देखने को मिला, पता चला एक और मून मौजूद है जुपिटर के पास। इन वॉयेजर मिशंस की डिस्कवरीज के कारण जुपिटर के जो मून्स थे वो 13 से बढ़कर 16 हो गए। लेकिन आज के दिन पता है क्या दोस्तों, हम 95 अलग अलग मून्स डिस्कवर कर चुके हैं। सही सुना आपने, 95 अलग अलग चांद जो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसके करीब 1.5 साल बाद 12 नवंबर साल 1980 को वॉयेजर 1 पहुंचता है सैटर्न के पास। इस वक्त तक वॉयेजर 1 की स्पीड इतनी तेज हो गई थी वॉयेजर 2 के मुकाबले कि वॉयेजर 2 को सैटर्न तक पहुंचने में करीब 9 महीने और लगे। सैटर्न पर पहुंचते ही वॉयेजर 1 ने 3 नए मून्स की खोज करी, एटलस, प्रोमेथियस और पैंडोरा। हाँ, ये पैंडोरा नाम वही है जो अवतार फिल्म में एलियन प्लैनेट का नाम रखा जाता है, लेकिन असलियत में ये सैटर्न के एक मून का नाम है। उस समय तक सैटर्न के नोन मून्स की लिस्ट करीब 15 तक थी, लेकिन आज के दिन हमने करीब 146 मून्स की खोज कर ली है सैटर्न के। वॉयेजर 1 ने कई सारे मून्स की फोटोज खींची जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से शायद सबसे इंटरेस्टिंग ये टाइटन मून। धरती के अलावा ये इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका हमें क्लियर एविडेंस मिला है कि जहां पर बहुत सारा लिक्विड स्टेट में पानी मौजूद है। यही कारण कि कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज इस पर बनी है जिसमें टाइटन को एक ऐसी जगह दिखा रखा है जहां पर या तो एलियंस रहते हो या फिर जहां पर इंसान जाकर रह सके। Titan had become our home. सैटर्न को पार करने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वॉयेजर 2 जाता है यूरेनस और नेपट्यून की ओर। ये पहला और इकलौता मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाता है इन प्लैनेट्स के पास से गुजरने वाला। साल 1986 में यूरेनस के पास और 1989 में नेपट्यून के पास से गुजरता है और कुछ ये फोटोज हमारे पास आती हैं। वॉयेजर 1 दूसरी तरफ अपनी ट्रेजेक्टरी बदल लेता है और एक्लिप्टिक प्लेन से बाहर चला जाता है। एक्लिप्टिक प्लेन अगर आप नहीं जानते, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिस पर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अपने अलग अलग ऑर्बिट्स में सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसे अगर आप 3 डायमेंशंस में देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ये प्लेन। सारे ही प्लैनेट्स में कुछ छोटे मोटे डिग्रीज का अंतर होता है, लेकिन सब एक फ्लैट प्लेन पर लगते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वॉयेजर 1 इस प्लेन से बाहर ऊपर उठकर निकल जाता है। वॉयेजर 1 का प्रोब ग्रेविटी असिस्ट की मदद से बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है। आज के दिन ये अंतरिक्ष में उड़ रहा है 60,000 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा स्पीड से। इस डायग्राम में आप देख सकते हो रफली वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 आज के दिन कहां पर मौजूद है। 1 जनवरी साल 1990 को वॉयेजर के इंटरस्टेलर मिशन की शुरुआत होती है। ऑफिशियल मिशन सन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने का। अगले ही महीने वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी साल 1990 को वॉयेजर 1 के द्वारा एक बड़ी मशहूर फोटो ली जाती है।
द पेल ब्लू डॉट। ये फोटो जिसमें वॉयेजर 1 धरती से करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर है और हमारी धरती इसमें सिर्फ एक छोटी सी ब्लू कलर की डॉट की तरह दिखाई दे रही है। इसी पर्सपेक्टिव से वॉयेजर 1 के कैमरा ने एक सेल्फी भी ली हमारे इनर सोलर सिस्टम की, एक फैमिली पोर्ट्रेट जिसमें वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून सब शामिल थे। अगर आप सोच रहे हो इसमें मरकरी और मार्स कहाँ गए, तो वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि वो उसमें गायब से हो गए। और प्लूटो बेचारा आज के दिन प्लेनेट तो वैसे ही नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन इस फोटो के लिए भी वो बहुत छोटा था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये आखिरी कुछ फोटोज खींचने के बाद वॉयेजर 1 के कैमरास को बंद कर दिया जाता है ताकि पावर और मेमोरी दोनों बचाई जा सके। और एक्चुअली इसके बाद कुछ था भी नहीं जिसकी तस्वीर इतने अंधेरे में खींची जा सके। वॉयेजर 1 सीधा आगे बढ़ रहा था